हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका प्रथम क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल सरकार में कैसे भागीदारी करते हैं। कहते हैं कि राजनीतिक दल जो है ये सरकार में कैसे भागीदारी करते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल का एक आधार स्तंभ होता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल एक आधार स्तंभ होता है। लोकतांत्रिक देशों में सरकार के सफल संचालन के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। भारत में राजनीतिक दल सरकार में भागीदार अनेक तरह से करते हैं। सरकार बनाने के लिए सभी राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। सरकार बनाकर राजनीतिक दल ही सरकार को चलाने का काम करते हैं। चुनाव हारने वाले राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल ही लोगों को सरकारी मशीनरी से जोड़ते हैं और लोगों एक सरकार की योजनाओं को पहुंचाते हैं। राजनीतिक दल ही जनता की इच्छा एवं आवश्यकताओं को सरकार तक पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस वीडियो को आपको कहानी के तौर से सुनना है और इसके क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पे नोट करके खुद से लिखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल बदल कानून क्या है। इसका आंसर लिखेंगे, भारत में 1967 के चुनाव के बाद दल बदल की राजनीति की शुरुआत हुई। भारतीय संविधान में 1985 में 51वां संविधान संशोधन कर दल बदल कानून बनाया गया। दल बदल कानून के तहत यदि कोई भी विधायक या सांसद जिस दल की टिकट से चुनाव लड़ा हो और वह अपनी स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता छोड़ देते हैं या अपने राजनीतिक दल के निर्देश के विपरीत मतदान करता है या अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी स्थिति में वह विधायक या संसद दल बदल कानून के दायरे में आ जाते हैं और ऐसी स्थिति में उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दलीय व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। भारत में दलीय व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इसका आंसर लिखेंगे कि दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत में भी दलीय व्यवस्था पाई जाती है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था अपनाई गई है। बहुदलीय व्यवस्था में संगठन की सरकारें बनने की गुंजाइश होती है। भारत में लगभग 750 से अधिक छोटे बड़े राजनीतिक दल हैं। भारतीय दलीय व्यवस्था में 3 तरह के दल है। प्रथम है राष्ट्रीय राजनीतिक दल, दूसरा है राज्य स्तरीय राजनीतिक दल, तीसरा है क्षेत्रीय राजनीतिक दल। सभी तरह के राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और दलों के लोग चुनाव जीतकर विधायिका में अपना भूमिका निभाते हैं। ये राजनीतिक दल नागरिकों को जागरूक करते हैं, देश में राजनीतिक स्थायित्व प्रदान करते हैं, देश के विकास में आने वाले बाधाओं को दूर करती है एवं सरकार के मनमाने निर्णय पर नियंत्रण रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा नीति क्या है। इसका आंसर लिखेंगे, भारत विविधतापूर्ण देश है जहां 114 से अधिक प्रमुख भाषाओं का प्रयोग होता है। इसमें इन सभी भाषाओं के प्रति आदर होना चाहिए। ये सब मिलकर हमारी भाषाएं एकता को मजबूत प्रदान करता है, साथ ही इन्हें विकसित होने में मदद करते हैं। भारतीय संविधान में प्रमुख भाषाओं को समाहित किया गया है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, तेलुगु, कन्नड़ आदि। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन है। भारतीय संविधान में 22 भाषा का वर्णन है। यही भाषा नीति है जिसे अपनाकर राष्ट्रीय एकता को सब बनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा विषय संविधान की किस सूची में आता है? कहते हैं शिक्षा विषय संविधान के किस सूची में आता है? इसका आंसर लिखेंगे, संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा विषय समवर्ती सूचना में रखा गया है। 1976 के पूर्व यह शिक्षा राज्य सूची में आता था। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य से शिक्षा को जोड़कर इसे सार्वभौमिक रूप प्रदान किया गया। भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा पाने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति क्या है? तो तेलहन की फसल में अभूतपूर्व उत्पादन लक्ष्य रखने हेतु इसे पीली क्रांति नाम दिया गया। भारत तेल उत्पादन मामलों में आत्मनिर्भर हुआ है। यहाँ तेलहनी पौधे में अच्छी उपज के लिए विशेष रूप से किसानों को अच्छी बीज के साथ साथ उसमें उपयुक्त होने वाली कीटनाशक दवाओं की भी मुख्य रूप से उपलब्धता पर ध्यान दिया गया है। यहाँ तेलहनी पौधे में मुख्यतः सरसों, तीसी, राई, कुसुम, सूरजमुखी आदि अनेक हैं जिसमें से तेल को निकाला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राजनीतिक में जाति की भूमिका का वर्णन करें। कहते हैं कि भारत में जो राजनीतिक है उसमें जाति का क्या भूमिका है, वर्णन करें, बताएं। इसका आंसर होगा कि भारतीय राजनीतिक में जाति एक वास्तविक पहलू है। भारतीय राजनीतिक में कहते हैं कि भारतीय राजनीतिक में राजनीति भी जाति को प्रभावित करती है और राजनीति जाति को उभारती है। राजनीतिक द्वारा जातियों की पहचान बनती है। जाति सत्ता पर कब्जा दिलाने में राजनीतिक दलों को मदद करती है। सरकार के गठन के बाद जातीय आधार पर मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। जातियों के राजनीतिक दलों के संपर्क में आने से उनमें राजनीतिक चेतना लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विपक्षी दल के उदय पर एक टिप्पणी लिखिए। भारत में विपक्षी दल के उदय पर एक टिप्पणी लिखें। इसका आंसर लिखेंगे 1952 से 67। कहते हैं कि 1952 से 67 के दौर में कांग्रेस का प्रभुत्व कायम रहा। उस युग को एक दलीय प्रभुत्व का दौर भी कहा जाता है। उस दौर में भी विपक्षी पार्टियां विद्यमान थी। उनमें से कई पार्टियां 1972 के आम चुनावों में कहीं पहले बन चुकी थी। उनमें से कुछ ने तो 70 के दशक में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियां और व्यवहार की सुचिंतित आलोचना की। विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखा और बहुधा इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बदला। प्रमुख विपक्षी पार्टियों में स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और सोशलिस्ट पार्टी आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल का किस तरह असर हुआ? अपने उत्तर की पुष्टि उदाहरण से करें। कहते हैं कि भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल का किस तरह असर हुआ, अपने उत्तर की पुष्टि उदाहरणों से दे, यानी कि उदाहरण दे करके मुझे समझाएं। इसका आंसर लिखेंगे, भारत की दलीय प्रणाली में कुछ समय के लिए ऐसा नज़र आया कि राष्ट्रीय स्तर पर 2 दलीय प्रणाली हो जाएगी। CPI कांग्रेस की तरह रुक गया और शेष सभी दल जैसे भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ समाजवादी, संयुक्त समाजवादी, रिपब्लिकन्स, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी आदि दल जनता दल में मिल गए। 18 महीने में ही जनता दल में फूट पड़ गए। उनके स्थान पर जनता सेल्यूलर, भारतीय लोकदल, भारतीय जनता पार्टी, बीजू जनता उड़ीसा और
कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जैसे अनेक पार्टियां सामने आई। 1980 ईस्वी में फिर चुनाव हुए और कांग्रेस का वर्चस्व कुछ वर्षों के लिए फिर छा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वामपंथी दल से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर होगा कि वामपंथी दल वर्तमान स्थिति को बदलकर नई स्थिति लाना चाहता है ताकि समाज के दुर्बल, पिछड़े, शोषित, दमित व विपन्न वर्गों का कल्याण हो सके। ये दल सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवादी लोकतंत्र में विश्वास करती है। यह कम्युनिस्ट, निजी पूंजी और पूंजीपतियों को पूर्णतया अनावश्यक और समाज विरोधी मानते हैं। ये जबरन भी पूंजीपतियों से हक छीनकर मजदूरों और किसानों को देने के पक्षधर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन की राजनीतिक से आप क्या समझते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, 5 क्वेश्चन को और सॉल्व करना है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम हॉल से आओगे तब आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गठबंधन की राजनीतिक से आप क्या समझते हैं। कहते हैं गठबंधन की राजनीतिक क्या है, उससे आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे 1989 के चुनाव के बाद एक दल की सरकार का केंद्र में लगभग अंत हो गया। 1989 के चुनाव में किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिला। इस स्थिति में ऐसी सरकार बन गया जिसमें राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बने, जिसको बाहर से वामपंथी दलों व भाजपा का समर्थन रह। इस प्रकार के कई राजनीतिक दलों की मिली-जुली सरकार का गठन की। सरकार कहते हैं कि भारत में 1989 के चुनाव के बाद यह स्थिति जारी है। गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वामपंथी एवं दक्षिणपंथी के अर्थ स्पष्ट कीजिए। कहते हैं कि वामपंथी पार्टी और दक्षिणपंथी के अर्थ स्पष्ट करें। भारतीय राजनीतिक दलों को ध्यान में रखकर दोनों रुझानों का आशय स्पष्ट करें। नेक्स्ट इसका जो आंसर लिखेंगे वामपंथी। प्रायः वामपंथी का उल्लेख करते हुए उन लोगों या दलों की ओर संकेत किया जाता है जो प्रायः साम्यवादी या समाजवादी, माओवादी या लेनिनवादी, नक्सलवादी, प्रजा समाजवादी, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि दल स्वयं को इसी विचारधारा के पक्षधर एवं उस पर चलने के लिए कार्यक्रम एवं नीतियाँ बनाते हैं। प्रायः ये गरीब एवं पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं। इन्हीं वर्गों को वामपंथी दल कहते हैं। दूसरा लिखेंगे दक्षिणपंथ या दक्षिणपंथी। इस विचारधारा से उन लोगों या दलों की ओर इंगित किया जाता है जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के द्वारा ही प्रगति हो सकती है, अर्थात सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भूतपूर्व स्वतंत्रता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दक्षिणपंथ की राजनीतिक पार्टियां हो जाता है। कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि विशेषकर 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद दक्षिणपंथ की राजनीतिक पार्टियां हो जाता है। वर्तमान भारतीय जनता दल एवं ज़्यादातर एनडीए से जुड़े दल भी दक्षिणपंथ मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ है या अर्थ क्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे साधारणतः देखा जाता है कि बहुत से ऐसे देश हैं जिनमें कई तरह के पार्टियां होती है, किंतु किसी एक की पार्टी या कई पार्टियों के समूह के पास सत्ता होती है। शेष पार्टियां
सत्ता में भागीदारी नहीं कर सकती। जैसे स्वतंत्रता के बाद केवल कांग्रेस पार्टी के ही सत्ता रही, उसे 1952 से पहले 1957 के दूसरे व 1967 के तीसरे आम चुनावों में विशाल बहुमत मिला। अन्य पार्टियां इतनी कमजोर थी कि वे कांग्रेस से प्रतियोगिता करके सत्ता में नहीं आ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुदलीय व्यवस्था क्या है। इसका आंसर लिखेंगे। बहुदलीय व्यवस्था में विभिन्न राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है एवं एक या विभिन्न दल मिलकर सरकार बनाते हैं। सरकार निर्माण में भी एक दल या एक से अधिक दलों का सहयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के क्या कार्य है। कहते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता के क्या कार्य हैं। इसका आंसर लिखेंगे। लोकसभा में जो दल सरकार में शामिल नहीं होती, कहते हैं कि लोकसभा में जो दल सरकार में शामिल नहीं होती वह दल विपक्षी दल कहलाते हैं। विपक्षी दलों के एक नेता का चुनाव किया जाता है जिसे विपक्ष के नेता कहा जाता है। विपक्ष के नेता के प्रमुख कार्य है सरकार की नीतियों की खामियां निकालना और उनकी आलोचना करना, हमेशा एक वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए तैयार रहना। विपक्ष लोकसभा में आत्मविश्वास प्रस्ताव लाकर लोकसभा का बहिष्कार कर आदि माध्यमों के द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखती है। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर सरकार को रचनात्मक सहयोग भी प्रदान करती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए हैं जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार करके देखेंगे और अपने माइंड सेट करके इसके क्वेश्चन को लिख करके इसके आंसर को खुद से लिखने का प्रयास करेंगे। बाकी इससे आगे हम इसके पार्ट 2 में बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।